कई मरीज ऐसे होते हैं जिनको ऊपर से ऊंचाई से कूदने के बाद एड़ी में दर्द रहता है। तो आइए डॉक्टर प्रथमेश जैन से जानते हैं, सर ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब भी पेशेंट ऊंचाई से कूदते हैं, किसी भी कारण से, कोई दीवार से ऊपर कूद गया है, कोई सुसाइड अटेम्प्ट में कूद गया है, या किसी भी कारण से आप हाइट से नीचे जंप किए हो, तो आपको 3 तरह के फ्रैक्चर्स हैं जो बहुत कॉमनली देखने को मिलते हैं। एक रिब फ्रैक्चर, स्पाइन में फ्रैक्चर, पेल्विस में फ्रैक्चर, और दूसरा एडी में फ्रैक्चर। तो कई बार जब आप ऊंचाई से कूदते हो या जंप करते हो तो आपकी एडी के अंदर फ्रैक्चर हो सकता है, और अधिकांश केसेस में यह फ्रैक्चर इग्नोर कर दिया जाता है। इसमें छोटा प्लास्टर, पट्टा या क्रैप बैंडेज बांध के पेशेंट को छोड़ दिया जाता है। तो ये जो फ्रैक्चर होता है इसको हम कैल्केनियम फ्रैक्चर बोलते हैं। और जब भी इस तरह का फ्रैक्चर होता है तो ये शॉर्ट टर्म में तो मरीज को परेशान नहीं करता, परंतु आगे चल के यह एडी के जॉइंट में घिसारा कर देता है, जिसके कारण से मरीज को एडी का दर्द बना रहता है। तो क्या होता है कि जब मरीज चलता है तो उसकी एडी में दर्द होना शुरू होता है। तो हमें कई बार ऐसे पेशेंट मिलते हैं कि भाई वो 1 साल पहले ऊंचाई से कूद गए थे, जंप किए थे, फिर छोटा सा माइनर फ्रैक्चर हुआ था, हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ था, उस समय प्लास्टर दे दिया था 15-20 दिन का, उसके बाद फिर मैं चलने फिरने लग गया था, पर अब एडी में दर्द बना रहता है। तो इसका कारण ये होता है कि जो एडी के अंदर की हड्डी है, जिसको हम कैल्केनियम बोलते हैं, वो उस समय पर फ्रैक्चर हुई थी, और वो फ्रैक्चर होने के कारण उस हड्डी के ऊपर का जो जॉइंट है, जिसको सब टेलर जॉइंट बोलते हैं, उस जॉइंट के अंदर घिसारा आ जाता है। तो अगर ऐसा है तो मरीज को दर्द भी रहता है, चलने में दर्द रहेगा और एडी में भी दर्द रहेगा। जब जब ये प्रॉब्लम होगी तब वो लंबा चलेगा, लंबा चलना हुआ, दौड़ना हुआ, तो उसको वो दर्द रहता है। और रेंज भी कम हो जाती है। खासतौर से जो आपका प्रोनेशन सुपिनेशन मूवमेंट है, एडी का जो मूवमेंट है, वो मरीज का काफी कम हो जाता है। तो एडी का मूवमेंट कम हो जाता है, एडी जाम हो जाती है, ऐसा बोल सकते हैं, और एडी में दर्द रहता है। तो ये सब टेलर आर्थराइटिस कैल्केनियम यानी कि एडी के फ्रैक्चर होने के कारण एडी में घिसारा आना, इसका एक मुख्य लक्षण होता है। और दुर्भाग्यवश ये एक बहुत ही निग्लेक्टेड प्रॉब्लम है। अधिकांश जो छोटी जगहों पे या पेरिफेरी में जो डॉक्टर्स हैं वो इसको डायग्नोज नहीं कर पाते हैं, और इसका सही इलाज सही टाइम पे नहीं होता। So, it's a consequence of calcaneal fracture. तो सर उस टाइम पे जब लगी है, जब फ्रैक्चर हुआ है डायग्नोस, तब क्या करना चाहिए? अगर सही समय पे कैल्केनियम की हड्डी को सही तरह से प्लेट करके बिठा दिया जाए तो इसका चांस कम होता है। परंतु प्रॉब्लम क्या होता है इसमें कि हमारे पास पेशेंट लेट ही आते हैं। जब इमीडिएटली कूदेगा, जब इंजरी होगी, तो वो नॉर्मल फर्स्ट एड, नॉर्मल जहाँ पे पास में गांव है, जो भी फर्स्ट एड हॉस्पिटल है वहां पे की जाती है। तो हमारे पास राइट टाइम पे इसमें पेशेंट आता नहीं है। वो जस्टिफाइड भी है, क्योंकि ऑब्वियसली उस समय पेशेंट को उसकी गंभीरता का या उसकी सीरियसनेस का अंदाजा नहीं होता। अगर प्राइमरीली पेशेंट हमारे पास आता है तो हम कैल्केनियम प्लेटिंग का एडवाइस देते हैं, और कैल्केनियम प्लेटिंग अगर सही टाइम पे एडी की प्लेट लगा दी जाए तो ये जो प्रॉब्लम है इसको टाला जा सकता है। परंतु अगर ये प्रॉब्लम डिलेड भी हमारे पास आती है तो भी हमारे पास ट्रीटमेंट अवेलेबल है। पेशेंट्स को, मरीजों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। बट सर वो कैल्केनियम अगर हेयरलाइन फ्रैक्चर्ड ही है तो वो क्रेप बैंडेज से ही उसका इलाज हो जाता है। परंतु सब टेलर जॉइंट जो है उसमें घिसारा आता है, उसका आर्थराइटिस, सब टेलर जॉइंट का आर्थराइटिस आता है। तो उसको मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि अगर वो लेट भी पेशेंट हमारे पास आता है तो सब टेलर जॉइंट के कई सारे प्रोसीजर्स हमारे पास अवेलेबल है, और आजकल हम दूरबीन की मदद से भी सब टेलर जॉइंट के कई सारे प्रोसीजर्स कर सकते हैं, जिससे ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। तो सर वो क्या है इलाज? तो इसमें हम जो कहते हैं प्रोसीजर जो करते हैं उसको सब टेलर आर्थोडेसिस बोलते हैं। इसमें हम टेलस और कैल्केनियम की हड्डी को फ्यूज कर देते हैं, जिससे ये दर्द चला जाता है और मरीज काफी कंफर्टेबल हो जाता है। पहले ये प्रोसीजर हम लोग खोल के करते थे, आज भी करते हैं, उसको हम ओपन सब टेलर आर्थोडेसिस बोलते हैं। और अभी रिसेंट एडवांसेस के तौर पे ये प्रोसीजर हम लोग दूरबीन से भी करने लगे हैं, जिसको आर्थ्रोस्कोपिक सब टेलर आर्थोडेसिस बोलते हैं। तो दूरबीन से ही महज 2 या 3 छेद करके ये प्रोसीजर हम लोग दूरबीन की मदद से पूरा का पूरा प्रोसीजर कर देते हैं। दूरबीन की मदद से 2 स्क्रू हम अच्छे से डाल देते हैं और मरीज का जॉइंट फ्यूज कर देते हैं। उसका एडी का दर्द चला जाता है, वो नॉर्मल चलता फिरता हो जाता है, और टिपिकली जो चलने फिरने में दर्द होता है, मूवमेंट में पेन होता है, वो चला जाता है। तो अगर मेरा मैसेज आपके माध्यम से यह है कि अगर आपके एडी में दर्द रह रहा है, आप ऊंचाई से कूदे हो, उसके बाद एडी में दर्द बना हुआ है, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। एक सब टेलर आर्थोडेसिस प्रोसीजर जो कि हम दूरबीन से या किसी पेशेंट में ओपन सब टेलर आर्थोडेसिस प्रोसीजर करते हैं, वह करके इस तकलीफ को हम जड़ से ठीक कर सकते हैं।
और अगर सर ये फ्यूजन करेंगे तो फिर रेंज हाँ, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो सब टेलर जॉइंट है वो फ्लेक्शन एक्सटेंशन को इफेक्ट नहीं करता है, तो आपका जो पंजा ऊपर नीचे होने वाला मूवमेंट है वो बकायदा आप कर पाओगे, परंतु जो साइडवेज मूवमेंट है वो थोड़ा सा आपका कम होगा। पर यूजुअली वो जो जिन मरीजों को सब टेलर आर्थराइटिस होता है उनको वो मूवमेंट पहले से कम ही होता है, इसलिए बहुत ज्यादा वो अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं। तो स्लाइड प्रोनेशन सुपेनेशन मतलब जो साइडवेज मूवमेंट है वो थोड़ा कम होता है, परंतु पेशेंट उस चीज को बहुत अप्रिशिएट नहीं करते हैं और ओवरऑल ये प्रोसीजर के बाद वो काफी हैप्पी नजर आते हैं। और सर वो स्क्रूज फिर रिमूव करने पड़ते हैं? अगर मान लो हड्डी जुड़ जाती है तो 1.5 से 2 साल के बाद वो स्क्रूज निकाले जा सकते हैं, पर हमने देखा है कि अधिकांश मरीज जो है वो स्क्रू रिमूवल के लिए वापस हमारे पास नहीं आते, वो कंफर्टेबल है। सो बेसिकली किसी को भी ऊंचाई से गिरने के बाद एड़ी में दर्द होने का जो है कंप्लेंट है, तो आप पहले जब भी फ्रैक्चर हो तब आप अच्छे से डायग्नोस करवाइए। उसके बाद भी बहुत सालों तक पेन अगर जारी रहता है तो आप एक आर्थ्रोस्कोपिक सर्जन को कंसल्ट करें, तो इसको ठीक किया जा सकता है। अधिकांश मरीजों को निराशा ये हो जाती है कि भाई इस चीज का कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, तो मैं उस निराशा से उनको उबारना चाहता हूँ। उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है और सब टेलर आर्थोडेसिस का प्रोसीजर करके इस तकलीफ को जड़ से ठीक किया जा सकता है। थैंक यू।